गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब? बढ़िया, चलो वेरी गुड। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बहुत ही बेहतरीन और अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट को पढ़ा, जिसका नाम था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। और मुझे उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा, आपने रिवाइज भी किया होगा घर पे जा करके। चलो वेरी गुड। सो आज का जो मेरा लेक्चर होगा बेटा, वो होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलिजन के बाद वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाता है। दोनों ऑब्जेक्ट अपने शेप और साइज में कोई चेंज नहीं करता है। इलास्टिक कोलिजन के समय पे मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। और कंजर्वेशन का मतलब आप जानते हो क्या होता है कि इंडिविजुअल, जैसे काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, हाफ mv²। मोमेंटम का मतलब क्या है, m एंड u, मास एंड वेलोसिटी। तो देखो मास तो कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी में भी मास है, मोमेंटम में भी मास है, तो मास को छोड़ दो, राइट? यस कम, यस। रही बात वेलोसिटी की, तो अगर मैं बात वेलोसिटी की करता हूं तो वेलोसिटी कितना भी चेंज हो जाए, जैसे बॉल मेरा यहां से स्टार्ट किया चलना, चलते 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 यहां जा रहा है, वेलोसिटी भले इसका वेरी करता रहे, लेकिन जब लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना हर एक पॉइंट पर, तो उसकी एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ऐसा कंजर्वेशन का मतलब होता है, ठीक है? यानी कि इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी चाहे कितना भी वेरी कर जाए, वेलोसिटी कितना भी वेरी कर जाए, लेकिन ओवरऑल जो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, वो कंजर्व रहेगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये किसकी बात थी? इन इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही थी। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो आप लोग दो चीजें समझ चुके हो। पहली चीज है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं, सेपरेट होते हैं, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। इतनी सारी चीजें याद है आपको, केवल इतना ही आपको अप्लाई करना है। अब जब बात हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की करते हैं बेटा, तो इसमें होता क्या है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सेपरेट नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं वो, यानी कि टकराने के बाद दोनों एक सिस्टम बनकर के मूव करते हैं। क्लियर है? अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व रहता है? तो देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि मोमेंटम कंजर्वेशन का जो लॉ है वो कहता है इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट, अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है किसी सिस्टम से, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ही रहेगा, नो मैटर वो इलास्टिक कोलिजन है कि प्लास्टिक कोलिजन है। क्योंकि हम देखते हैं बेटा कि अगर यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये u1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ये u2 वेलोसिटी से अगर ट्रैवल कर रहा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये दोनों ट्रैवल कर रहा है, क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है? तो आंसर है नहीं, अभी मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हुआ है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही ना कर रहा हो, उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्लियर? तो जब बात कोलिजन की होगी, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये दोनों आपस में टकरा करके फिर सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन जब बात प्लास्टिक कोलिजन की होगी, टकराने के बाद ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों एक सिस्टम बन करके काम करेंगे। यस कम, एक सिस्टम बन करके काम करेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स। तो अब जो है आपको ये समझना होगा बेटा कि इलास्टिक कोलिजन हो, टकराने के बाद सेपरेट हो जाए, प्लास्टिक कोलिजन हो, टकराने के बाद एक हो जाए, दोनों ही केस में मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब पहली चीज कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। बोलो हाँ या ना?
मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन या प्लास्टिक कोलिजन हो, है ना। प्लास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब सेम है, ठीक है। कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। क्या बात करते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी की। अब देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं, अलग अलग मूव कर रहे हैं, इसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, मास m2 है, वेलोसिटी u2 है, तो स्टार्टिंग में इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा ke1 होगा, ke2 होगा। लेकिन कोलाइड के बाद दोनों आपस में क्या हो जा रहा है बेटा, स्टिक कर जा रहा है, रुक जा रहा है, और दोनों ऑब्जेक्ट जब आपस में चिपक जा रहा है बेटा, तो इसके डायमेंशन में भी चेंज आ रहा है। बिल्कुल आएगा, डायमेंशन में चेंज आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, मैंने एक बंदूक ले लिया, गन, ठीक है, और गन से मैं हिट किया वॉल के ऊपर, ठीक, तो मेरा जो बुलेट था वो गया और वॉल के अंदर जाकर के स्टिक कर गया, रुक गया, ठीक। तो जब वॉल के अंदर ये घुस गया तो दोनों एक सिस्टम हो गए ना बेटा, दोनों एक सिस्टम हो गए। अब टकराने के बाद ये मूव करे या ना करे वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये इसके अंदर घुस गया, तो घुसा तो कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ ना, यानी कि जो भी काइनेटिक एनर्जी थी पहले वाले ऑब्जेक्ट की, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भले रेस्ट पे हो, पहले वाले की जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, उस काइनेटिक एनर्जी जब ट्रैवल कर रहा था दूसरे ऑब्जेक्ट से जाकर के टकरा रहा था, तो वहां पर जाकर के कुछ काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि टकरा करके घूमने चले, चलो आओ साथी घूमने चले, ऐसा कुछ नहीं है। गोली चली, वॉल के ऊपर टकराया, गया, उस ऑब्जेक्ट में कुछ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया, यानी कि कुछ वर्क डन किया, तो एनर्जी यहां पर क्या हो गई बेटा, लॉस हो गई। जो भी स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी पहले ऑब्जेक्ट के पास थी, क्या उतना ही यहां पर भी रहेगा? तो आंसर है नहीं, नहीं हो सकता भाई। यार ये बताओ मुझे, मैं घर से 20 जूल खाना खा करके निकला, 20 जूल खाना खा करके निकला, ठीक है। अब वहां से यहां तक आने में, यहां पर आने के बाद मेरे पास 20 जूल खाना है, 20 जूल एनर्जी है नहीं ना, आते समय भी तो मैंने कुछ वर्क डन किया होगा ना। बात वही है कि जब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही हम ये चलो मान लेते हैं कि ट्रैवल करते समय इसने कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं लूज की, चलो मान लिया मैंने कि जब ऑब्जेक्ट वो ट्रैवल कर रहा था u1 वेलोसिटी से, तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं किया। लेकिन जब ये जाकर के इससे टकराएगा, और केस क्या है, दोनों के एक साथ हो जाना है, तो ये जाएगा इसके ऊपर कुछ कम वर्क डन करेगा ना, तो वर्क डन करने में कुछ एनर्जी लॉस होगी ना। तो क्या आप कह सकते हो कि पहले जो ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी थी, वही काइनेटिक एनर्जी अब सिस्टम के पास है, यानी कि चिपक जाने के बाद दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी, ऐसा है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। समझ रही बात? काइनेटिक एनर्जी विल नॉट रिमेन कंजर्व। क्लियर है? अब देखो, मैंने जब आप लोगों को कोलिजन की बात करी, तो कोलिजन में मैंने आप लोगों को दो तरह का कोलिजन बताया, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, टकराया, क्या हो गया? सेपरेट हो गया। और उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब चला, चलते समय जो काइनेटिक एनर्जी हुआ, टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, हम ये मान करके चल रहे हैं कि चलने में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? चल, अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, प्लास्टिक कोलिजन है, तो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएगा, लेकिन दोनों एक साथ चिपक जाएंगे, एक साथ स्टिक कर जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये काइनेटिक एनर्जी, सपोज कर लो 5 जूल काइनेटिक एनर्जी लेकर के ट्रैवल कर रहा है, और जब ये इससे चिपक गया ना, तो इस वाले ऑब्जेक्ट ने, यानी जिसके पास 5 जूल एनर्जी था, इसने इसके ऊपर कुछ वर्क डन किया, और वर्क डन करने में एनर्जी खत्म होती है, लॉस होती है। ठीक है, एनर्जी लॉस का मतलब है वो एनर्जी किसी और फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कई तरह के एनर्जीज में ट्रांसफर हो सकता है। तो टकराने से पहले 5 जूल था, टकराने के बाद क्या फिर से 5 जूल रहेगा इसके पास? पॉसिबल नहीं है, वही मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब सवाल यह है कि इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कि जो दो बॉल आपस में टकरा रहे हैं वो किस मटेरियल का बना हुआ है। जब मैं आप लोगों को इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा, मैटर के बारे में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में ही है,
तब मैं आप लोगों को बताऊंगा दो तरह के मटेरियल होते हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स हटाने के बाद वो अपने यूजुअल शेप में आ जाता है, ठीक। और दूसरा मैं प्लास्टिक बताऊंगा, एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और जब फोर्स हटाएंगे तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मटेरियल की ही बात हो रही है। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहा है और फिर रिबाउंड हो जा रहा है, मतलब अलग अलग सेपरेट हो जा रहा है बिना अपने डायमेंशंस को चेंज किए, तो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना होगा ऑब्जेक्ट, तभी तो टकरा रहा है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। और दूसरे केस में एक दूसरे से चिपक जा रहा है, तो प्लास्टिक का बना होगा मटेरियल। यानी कि कॉलिजन का जो दो तरह का कॉलिजन होता है, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन, ये इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहा है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। बोलो हाँ या ना। यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? बेटा डोर बंद कर दे, डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, मुझे भी हो रहा है। तो चलो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि इलास्टिक कोलिजन और प्लास्टिक कोलिजन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे इलास्टिक कोलिजन या प्लास्टिक कोलिजन को, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग लिख लो आप लोग कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हेडिंग आप लोग नोट डाउन कर लो बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो गया नोट। देखो बेटा, when two objects collide with each other, when two objects collide with each other such that after collision both objects moving as unit system, both object moving as unit system। मतलब समझ में आई बात? यूनिट सिस्टम मतलब क्या? एक सिस्टम की तरह काम करे। पहले दो सिस्टम थे, मूव कर रहे हैं, टकराया, टकराने के बाद दोनों एक सिस्टम की तरह काम करने लगे। क्लियर है? यूनिट सिस्टम, ठीक है। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। In perfectly inelastic collision, the momentum remains conserved. The momentum remains conserved, but काइनेटिक एनर्जी नॉट, है ना, नॉट। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? चलो अब लिखो, लेट अस सपोज, अब रहने दो, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। लेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 and m2 in which m1 is moving with u1 velocity and m2 is in rest। m2 किसमें बेटा? रेस्ट में। हमने ये सपोज कर लिया कि m1 जो है u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और m2 जो है वो किस पे? रेस्ट पे। यहां तक समझ में आई बात? बहुत सिंपल है बेटा। तो चलो ठीक है, बना लेते हैं m1 m2 को। ये हो गया बेटा आपका m1 जो कि ट्रेवल कर रहा है किससे? u1 से, और ये हो गया आपका m2 जो कि ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, ठीक है। कॉलिजन के बाद ये बिफोर कॉलिजन है। कौन सा बेटा केस है? बिफोर कॉलिजन। अब यहां पर मैं बना लेता हूं आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन के बाद क्या करना है बेटा? इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होना है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ चिपक के रह जाना है।
सहेली बन जाना है। क्यों? सो M1 एंड M2 आपस में चिपक गया, एक दूसरे के साथ स्टिक कर गया, और दोनों टुगेदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। किससे बेटा? v वेलोसिटी से। और ये कौन सा हो गया बेटा? आफ्टर कोलिजन बोलो या आफ्टर कोलिजन बोलो, ठीक है, आफ्टर कोलिजन बोल लेते हैं। कोलिजन होगा दोनों चिपक जाएगा, आफ्टर कोलिजन में दोनों एक साथ ट्रेवल करेगा, लेकिन यहां पर मैंने क्या बनाया, दोनों एक साथ ट्रेवल कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये आफ्टर कोलिजन होगा, ठीक है। सो बिफोर कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन हो गया। अब मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही बार बार जोर दे करके मैंने बताया क्या, कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। तो जब भी बात कोलिजन की आएगी बेटा, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो प्लास्टिक हो, हमेशा ये ध्यान में रखना कि कौन सा कंजर्व है कौन सा कंजर्व नहीं है। अगर कह रहा है कि दोनों कंजर्व है, तो पहली बार में लगाना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरी बार में लगाना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर पहले की वैल्यू निकाल करके दूसरे में रखना, आराम से डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक। दूसरे में क्या करना होगा, मोमेंटम मेरा कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी मेरा कंजर्व नहीं है। तो अभी देखना मैं क्या कर रहा हूं। फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाहता हूं बेटा कि इतने बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, इनको याद नहीं किया जा सकता। 11th और 12th फिजिक्स को अगर मिला दे तो 1000 से ऊपर आपको डेरिवेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो इतने सारे डेरिवेशंस याद नहीं करते हैं, कभी भी डेरिवेशंस याद नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है इसको पकड़ लो, बहुत बहुत आसान है, इसको ज्यादा आसान है समझना। आप देखोगे कि जब बात कोलिजन की हो रही है, इन इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करेंगे, तो कह रहा है कि टकरा रहा है, टकरा करके वापस आ जाए। किसवा तो बता दिया आपको। जो क्वेश्चन लगता है ना कि क्वेश्चन है, वो एक्चुअली वो क्वेश्चन नहीं होता है, वो आंसर होता है। एग्जांपल दे। आप लोगों ने क्वेश्चन मैथ्स में एप्टीट्यूड क्वेश्चन सुना होगा कि राम की एज श्याम की एज से 2 टाइम है ना। बताओ राम का एज क्या है? क्वेश्चन ऐसा ही रहता है ना, राम की एज श्याम की एज से 2 टाइम है। अरे तो क्वेश्चन में बता रहा है कि राम की एज श्याम की एज से 2 टाइम है, तो क्वेश्चन में ही आंसर है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। भाई क्वेश्चन पढ़ो आप ध्यान से, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना ध्यान से, तो आपको मिलेगा कि क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ी होता है। क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन के फॉर्म में देखोगे तो वो आपको दानों की तरह दिखेगा इसी करके, लेकिन अगर क्वेश्चन को देखोगे इसकी क्या औकात है, डालो इसको, तो क्वेश्चन डर जाएगा, अरे साले ये कौन है। समझ रहे बात को? तो क्वेश्चन को डराने की जरूरत है, ना कि खुद डरने की जरूरत है। एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है। 2 कैदी थे, मतलब दुष्ट थे, महापापी थे, मौत की सजा मिली उनको, जेल में रख दिया गया उनको। तो एक साइकोलॉजिकल वो थे, रिसर्च टीम थी, वो रिसर्च करना चाहती थी। तो वो बोले कि मरने वाले ये हैं सब, हमको दे दीजिए, हम रिसर्च कर लें। तो सब बोले कि ठीक है। तो दोनों को दिखाया गया कोबरा सांप, ठीक है। क्या दिखाया गया? कोबरा सांप, दोनों को दिखाया गया। तो कहा चलो ठीक है, सब डर गए कि कोबरा सांप से कटवाएंगे, सब मौत की सजा मिलवे की है। तो अब दोनों, एक के आंख में पट्टी बांध दिया गया, एक के हाथ में क्या बांध दिया गया? पट्टी, ताकि वो देख ना पाए, और दूसरे को दिखा दिया। तो उसने 2 पेन मतलब निब लिया और उसके हाथ में ऐसे करके चुबा दिया। तो पहला वाला तो देख लिया, अरे इससे थोड़ी मरेंगे, तो पेन है। दूसरा वाला देखा नहीं, उसको लगा कि सांप काटा, खटखट। अगले दिन सुबह हुआ, दूसरा वाला मर गया। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पता चला कि उसके बॉडी में कोबरा का ही जहर था। अब वो कोबरा का जहर आया कहां से, क्वेश्चन है ये। तो हमारा माइंड जो है ना बेटा, बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है ना कि वो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बिगाड़ सकता है। हमारे माइंड के अंदर सब कुछ है। अगर आप अपने माइंड का 1%, 2%, 3%, 5% भी यूज कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो अभी पॉइंट में चल रहे हैं, अपने माइंड का यूज कर रहे हैं। तो कभी भी क्वेश्चन, कहने का मतलब क्वेश्चन को देख करके घबराना मत, क्वेश्चन को डराने की कोशिश करो, ऐसे करके देख करके, ठीक है। ऐसे देखोगे तो क्वेश्चन डरेगा, भले तुम अंदर से डर रहे हो, लेकिन दिखाना मत कि डर रहे हैं, ठीक। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि चाहे केस कैसा भी हो, चाहे इलास्टिक हो चाहे प्लास्टिक हो, ये याद रखना कि इलास्टिक कोलिजन में कौन सा 2 चीज है कंजर्व रहता है,
और प्लास्टिक कोलिजन में कौन सा है कंजर्व नहीं रहता है। तो इलास्टिक कोलिजन होगी तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगा, तो एक एक करके दोनों इक्वेशंस लगा दो, है ना। और अगर प्लास्टिक रहेगा तो दोनों में से एक नॉन कंजर्व रहेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी नॉन कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि मोमेंटम का प्रिंसिपल ही कहता है एक्सटर्नल फोर्स वहां नहीं लगेगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा कहा गया है, मैंने डेराइव भी किया था ऐसा क्यों होता है, आप लोग वीडियोस देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे जाइए और मेरे पुराने वीडियोस को देखिए। चलो ठीक है, मन करेगा तो। अभी आ जाते हैं अपने काम के ऊपर। ठीक, तो मैंने बोला आप लोगों से क्या बेटा कि हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है बेटा, खटाक से बोलो। नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द नेट मोमेंटम। बहुत सही, सब बताओ, तुम लोग को सब आता है यार, तुम लोग को सब आता है, मुझे ही कुछ नहीं आता है, मैं तुम लोग से पूछ के करता हूं। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट विल बी m1 u1 प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन ना, नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो नेट मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज m1 u1 प्लस नेट मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट दैट इज m2 u2, u2 जीरो है तो यहां पर काम खत्म के, जीरो जीरो इक्वल्स टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ट्रेवल कर रहा है, तो m1 प्लस m2, ये दोनों एक सिस्टम बन गया ना, दोनों का मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 हो गया, और वेलोसिटी यहां पर क्या है, v है, पक्का। तो यहां से आपको वेलोसिटी निकाल लो, यानी कि टकराने के बाद दोनों मिलकर के किस वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे, वो v कितना हो जाएगा बेटा, v हो जाएगा आपका m1 अपॉन m1 प्लस m2, हाँ m1 प्लस m2, और क्या, देखो चौक टूट गया, फर्जी चौक, u1, v1 की वैल्यू आ गई बेटा, v की वैल्यू आ गई ना, यानी कि टकराने के बाद किस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा ये मुझे मिल गया, मिल गया ना, काम खत्म, हाँ काम खत्म, यहां से v मिल गया। अब क्या, अब कुछ नहीं, नहीं अभी बचा हुआ है। जब काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व नहीं है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। भाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, कंजर्व होता तो मतलब क्या, पहले जो काइनेटिक एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी बाद में, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कंजर्व नहीं है, तो मतलब क्या, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पहले जो था उतना बाद में नहीं है, तो कितना है वो निकालना पड़ेगा, है ना, यानी कि कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज आया, यानी कि कितना लॉस हो गया वो निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि फिजिक्स में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सब निकालते हैं। फिजिक्स में अगर कॉका कॉका होता तो ये कॉक कहाँ से आया ये भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन है नहीं। चलो, तो अभी हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर बेटा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नहीं कहता हाँ तो अप्लाई ये नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, क्या निकाल लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा, के ई आई, कितना होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब टकराने से पहले का काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, बोलो हाँ या नहीं, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस होगा नहीं, क्योंकि दूसरा वाला तो रेस्ट पे। चलो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ले बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के ई एफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये कितना होगा बेटा, हाफ m1 प्लस m2 ना, क्योंकि दोनों एक सिस्टम बन चुका है, दोनों एक यूनिट बन चुका है, वेलोसिटी कितना है, v स्क्वायर, पक्का, कोई दिक्कत। अच्छा, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन, अच्छा इधर से मैं लिखता हूं तो आप लोगों को दिखता है ना, हाँ नहीं दिखता होगा, दिखता है, चलो, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये निकाल ले, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या, के ई आई, क्यों आई को पहले लिखा है हमने, के ई एफ को पहले क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि बाकी सब केसेस में तो सेकंड वाला हम लोग पहले लिखते हैं माइनस करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि टकराने के बाद एनर्जिया लॉस हो जाएगा, यानी कि पहले वाला एनर्जिया ज़्यादा रहेगा, दूसरा वाला एनर्जिया कम रहेगा, तो जो ज़्यादा रहेगा उसमें से तो माइनस करेंगे। हाँ, कितने समझदार हो तुम लोग यार, काश इतने समझदार हम होते। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू कितना बेटा, डेल के ही लिख दे क्या भाई? देखो चौक आज दुष्ट हो गया है मेरा, डेल के ही हो गया, आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। अब क्या करें बेटा, वैल्यूज रख दो बस। तो डेल के ई इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 और v स्क्वायर है, तो v की जगह पे जो वैल्यू आई है ना बेटा वो रख दो। ठीक, तो v की जगह पे वैल्यू, v की जगह पे यहां रख दे वैल्यू। यार कवर नहीं हो रहा है कैमरे में, क्या कर दें, इधर लिख दे क्या? चलो इधर ही लिखते हैं बेटा। देख लो तुम लोग सुन लो आवाज, ठीक है? आवाज सुन लेना, उसके बाद इक्वेशंस लिखना। तो हाफ m1 प्लस m2 और बाद में है बेटा यहाँ पर क्या, v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू के लिए यहाँ पर v की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, इस v की वैल्यू को वहां रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, m1 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर। यही मिलेगा ना, यही तो मिलेगा। अब क्या, कुछ नहीं, काम खत्म। या तो इसको इतने पे ही छोड़ दो या तो और सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, है ना? ऐसा कुछ सॉल्व होगा, तो कोई जरूरत नहीं है, इतने पे रहने देते हैं। ठीक, सो यहां हम लोगों ने खत्म कर दिया अपना क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें एक बार और बताने की जरूरत है। हाँ, समझ में आ गया सबको? तेज बोलो। हाँ चलो, लेकिन फिर भी एक बार बता दे क्या, बता देते ना? चलो ठीक है बेटा। देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराया, टकराने के बाद एक साथ रुक गया। ठीक है, रुक गया मतलब ट्रैवल करना नहीं रुका, एक साथ चिपक गया। ठीक है, अब साथ में ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे केस को मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर कि एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, u1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, दूसरा वाला m2 मास है लेकिन रुका हुआ है। ठीक है, तो टकराने से पहले का केस यहां पर है। सपोज करो कोलाइड कर गया, कोलाइड करने के बाद का केस यहां पर है। दोनों को एक साथ स्टिक कर जाना है, रीजन क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, दोनों को एक साथ चिपक जाना है। तो चिपक करके सपोज कर लेते हैं v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। क्लियर है? तो फिर मैं जानता हूं कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर, आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो होगा क्या, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पर अप्लाई कर देंगे, और कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या, नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन का मतलब पहले मास का मोमेंटम दूसरे मास का मोमेंटम इक्वल्स टू जो सिस्टम है उस सिस्टम का मोमेंटम। ठीक है, यहां पर अप्लाई करके v की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, यहां पर काम हो गया खत्म। फिर हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, तो जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है इसका मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ और रहा होगा, बाद में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया होगा। तो वो चेंज कितना होगा मुझे ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग कुछ चीज छोड़ते नहीं है, पढ़ते सब कुछ है। तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाला, सो ke1 इक्वल्स टू हाफ m1 u1 स्क्वायर। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाला क्या, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। क्लियर है? चलो, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल इक्वल्स टू डेल के। अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको तो जरूरत भी नहीं है, आप लोग तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग डायरेक्ट नोट डाउन कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपके पूरे वर्क पावर एनर्जी का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपके टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ। आपका टॉपिक होगा
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। टॉपिक लिखो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी कॉलिजन जो है वो इलास्टिक है, प्लास्टिक है कि पार्शियल इलास्टिक और प्लास्टिक है। ठीक है, यानी कि अगर आपको वैल्यू कोई दे दे ना कि इसको ई से रिप्रेजेंट करते, किससे रिप्रेजेंट करते बेटा, ई से। अगर कह देता आपकी ई की वैल्यू 1 है तो इसका कुछ और मतलब है, ई की वैल्यू 0 है तो इसका कुछ और मतलब है, और कह देता है कि ई की वैल्यू 0 एंड 1 के बिटवीन है, इन बिटवीन है, तो इसका कुछ और मतलब है। ठीक है, तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे पहचानते कैसे हैं कि कौन सा कोलिजन है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट of restitution gives us idea that what kind of collision existing, किस तरह का कोलिजन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, किस तरह का कोलिजन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन it is the ratio of relative velocity after collision to the relative velocity before collision. It is denoted by E. अब देखो, ये पूरे जो लाइन मैंने यहां पे लिखा हुआ है उस लाइन का मतलब क्या है। मतलब कह रहा है कि E यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि कोलिजन किस तरह का है, इलास्टिक है, प्लास्टिक है या पार्शियल इलास्टिक प्लास्टिक है। दूसरी बात, इसी में दूसरा पॉइंट भी है। दूसरा पॉइंट यह है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है वो एक रेशियो होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन का। रेशियो का मतलब डिवीजन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रहेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दैट इज v2 माइनस v1 एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन दैट इज u1 माइनस u2। ये पक्का समझने की बात, ये हो गया रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो फॉर यहां पर फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा बेटा, देखो u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। कॉलिजन का जो मैंने पहले लाइन में बताया था वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करने के बाद एक रिलेशन मिला था, ये वाला u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये कब मिला था बेटा, जब हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का हेड ऑन कोलिजन हम लोग पढ़ रहे थे तब ना। यानी कि u1 माइनस u2 की जो भी वैल्यू आएगी वो v2 माइनस v1 के इक्वल होगी। इसका मतलब v2 माइनस v1 की जगह पे अगर हम लोग u1 माइनस u2 रख सकते हैं ना,
अगर रखते हैं तो u1 माइनस u2 ऊपर भी, u1 माइनस u2 नीचे भी, कट जाएगा, कितना आएगा 1। E की वैल्यू कितनी हो रही है 1। किस केस में हो रही है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। लिखो मत बेटा, लिखोगे तो लिखते रह जाओगे, है ना, समझो बात को। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसे टकराए कि टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह जाए, तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद हम लोगों ने जब लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया, जब हेड ऑन कोलिजन में आपको बता रहा था, सीधा सीधा जब टकरा रहा था ऑब्जेक्ट, तो वहां पर एक रिलेशन आया था u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, और वहां पर देखो मैंने लिखा होगा नीचे रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। देखो मैंने लिखा हुआ है कॉपी में। तो इसका मतलब क्या हो गया, u1 माइनस u2 के जगह पे v2 माइनस v1 भी लिख सकते हैं। तो u1 माइनस u2 की जगह पे अगर v2 माइनस v1 रखेंगे तो ऊपर भी तो v2 माइनस v1 है, दोनों कट जाएगा ना, तो e की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। यानी कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। ये एकदम दृढ़ निश्चय है, लक्ष्मण जी का जो रेखा होता है वैसा ही है। तो अगर कोई आपसे कह दे कि बेटा एक कोलिजन हो रहा है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, बताओ कैसा कोलिजन है, तो क्या कहोगे, खट से कहोगे इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में ही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इस तरह के क्वेश्चन, खट से देख करके बताना होगा क्या होगा आंसर, है ना। चलो शाबाश। सो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1, दोनों को रख दिया, कितना आ गया 1। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो गया बेटा 1। किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, यानी कि टकराया, टकराने के बाद एकदम से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ, एकदम वापस आ गया अपने ओरिजिनल शेप और साइज में और ट्रैवल करने लगा। इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा 1 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक लिख दिया मैंने, अब परफेक्टली प्लास्टिक के लिए लिख लेते हैं। यहां पे लिख दें फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में जरा सा देखो, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन की बात तो अलग है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का जरा सा देखो, दोनों ऑब्जेक्टों का क्या हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, चिपक करके एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी तभी एग्जिस्ट करता है जब दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग अलग हो, तभी तो माइनस करेंगे ना, पहला माइनस दूसरा। लेकिन दोनों एक के वेलोसिटी से अगर ट्रेवल कर रहा है v वेलोसिटी से, तो v माइनस v करेंगे, मिलेगा क्या 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा, क्योंकि ऊपर तो 0 ही आ जा रहा है ना, v2 माइनस v1 तो 0 ही आ जा रहा है। तो अगर ऊपर 0 मतलब e की वैल्यू कितनी हो गई, काम खत्म। समझ में की बात, पक्का, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। तो फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, बोथ ऑब्जेक्ट स्टिक टू ईच अदर एंड मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। यहां लिख दूं, लिख देता हूं, बोथ ऑब्जेक्ट स्टिक विथ ईच अदर एंड मूव्स विथ सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी मैंने क्यों लिख दिया, रीजन लिख दिया कि 0 क्यों हुआ, अभी तो याद रहेगा, भविष्य में जब कॉपी खोलोगे तो भूल जाओगे कि कैसे 0 हो गया। तो आप यही पढ़ोगे, बोथ ऑब्जेक्ट स्टिक विथ ईच अदर एंड मूव्स विथ सेम वेलोसिटी, इसी वजह से 0 हो गया होगा, ठीक है। सो अगर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 0 है, यानी कि v2 माइनस v1 की वैल्यू 0 है, यानी कि e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आएगा 0 आएगा। अब अगर आपके चाचा जी आपसे पूछते हैं कि बेटा बताओ दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टकरा रहा है और उनका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, कैसा कोलिजन है, तो क्या बताओगे कि चाचा जी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अब अगर इन बिटवीन हो, यानी कि इलास्टिक भी है प्लास्टिक भी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो उस समय क्या होगा, ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ होगा, है ना। यानी कि ई की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में कुछ आता है
तो क्या हो जाता है, पार्शियली इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखो मैंने बताया था आप लोगों की, जो दो कांच की गोलियां होती है वो अगर आपस में टकराती है तो टकरा करके वापस हो गया, है ना। तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? कांच की दो गोलियां हैं, आपस में हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसा होगा? ई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी ना, होनी चाहिए। लेकिन चूंकि सिंस पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए जो दो कांच की गोलियां आपस में जब टकराती हैं तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 ना हो करके 0.95 हो जाता है, यानी कि क्लोज टू 1 हो जाता है। समझ रहे बात को? क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? और अगर वही मैं लेड की गोलीज ले लूँ, लेड की यानी कि दो लेड का बॉल ले लूँ और उसको आपस में टकराऊँ, तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा क्लोज टू 0 हो जाएगा, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के श्रेणी में आ जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.20। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 तो 0 भी नहीं हो सकती, तो 0.20। क्लियर है? और 0.95 किसका? लेड के लिए, सॉरी प्लास्टिक ग्लास बॉल के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई भी दिक्कत, हैरानी, परेशानी, फीवर हो रहा है, नहीं हो रहा है? चलो बेटा, तो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, सो आप अपने बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पे। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जा रहे हैं, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी के सारे जो थ्योरीज थे वो मैंने खत्म कर दिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो जो पहला न्यूमेरिकल है आप देख पा रहे हो, आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। क्या रहा है ये न्यूमेरिकल, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ लेबरर। एक लेबर है, उसके द्वारा किया गया काम कैलकुलेट करना है। हु कैरीज एन ब्रिक्स, जो एन नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैरी कर रहा है, ईच ऑफ मास स्मॉल एम, और प्रत्येक जो ईंटे का जो मास है, ब्रिक का जो मास है वो स्मॉल एम है। टू द रूफ ऑफ द हाउस ऑफ हाइट एच, किसी घर के छत पे लेकर के जाना है और उस छत का हाइट जो है वो एच दिया हुआ है, और एक सीढ़ी से वो छत पे चढ़ रहा है। तो बताओ वर्क डन कितना होगा? तो बेटा वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9th में भी आप लोगों ने करा होगा। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स का, इसलिए बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स आप लोगों से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करो। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने ट्राई किया होगा सॉल्व करने का। अब जरा सा देखो, नहीं भी कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुद नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एक बार कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो कह रहा है कि एक ठो आदमी है, तो एक ठो आदमी बना लेते हैं, दो ठो हाथ है, दो ठो पैर है। ठीक, ऐसे करके हाथ कर देते हैं, क्योंकि ईटा उठा रहा है ना, ईटा उठा रहा है। कितने नंबर ऑफ ईंटें उठा रहा है बेटा? एन नंबर ऑफ ईंटें उठा। तो ये सपोज कर लेते कितना है, एन नंबर ऑफ ब्रिक्स है। ठीक है, ऐसे उठा करके छत पे लेकर के जाना है, और छत आपका ये है, ये घर है आपका, यहां से h हाइट तक इसको लेकर के जाना है। कैसे लेकर के जाएगा? एक सीढ़ी से लेकर के जा रहा है। ठीक है, लैडर मतलब ऐसे जो सीधे सीढ़ी वाला होता है, ठीक, उससे लेकर के जा रहा है। तो सबसे पहले इस लेबर को, इसका आंख मैंने नहीं बनाया, इस लेबर को टोटल ये कितना मास कैरी कर रहा है मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल मास टू बी कैरीड, टोटल मास कैरी करने के लिए कितना है? तो कितना होगा बेटा? वन ब्रिक इंटू वन ब्रिक मास इंटू एन नंबर ऑफ ब्रिक्स, है ना? बोलो बेटा। अरे बेटा देखो, एक ठो ईंटों का जितना मास होगा उससे जितना नंबर ऑफ ईंटा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास पता चल जाएगा ना। वही मैं यहाँ पे किया हूं। तो कितना हो जाएगा बेटा? एन एम। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, शाबाश। तो अब मेरे से पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है बेटा? F इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, सोचने वाली बात है बेटा, क्या रहा है?
छत पे लेकर के जा रहा है इसे करके, ठीक है, ईंटे को सर पे रख करके छत पे लेकर के जा रहा है। तो छत पे लेके जाने के लिए उसको ऐसे वर्टिकल मोशन करना पड़ेगा ना, और जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन करेगा तो वहां पर ए होगा कि जी होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ना, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा उसको। तो यानी कि फोर्स यहां पर कौन सा वाला फोर्स होगा, एम ए वाला फोर्स होगा या एम जी वाला फोर्स होगा, क्योंकि ये उठा रहा है तो एम जी नीचे की तरफ लगेगा ना बेटा, एम जी नीचे, तो इसको उठाने के लिए एम जी फोर्स ही ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि मास इंटू ग्रेविटी, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच, इतना होगा। क्लियर है, चलो ठीक है। तो W इक्वल टू मास कितना होगा बेटा, एन एम, टोटल मास कितना है, एन एम है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g है, कितना हाइट तक लेके जाना है, h तक, वर्क डन कितना हुआ, एन एम जी एच जूल, इतना काम करना पड़ेगा। समझ गए बात को, किसको नहीं समझ में आया, चलो एक बार और देख लो। देखो बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास nm है, कितना मास है, nm है, तो अर्थवा इसको अपने तरफ खींच रहा होगा ना, nmg से, nmg फोर्स से खींच रहा होगा ना अर्थवा, अर्थ तो इसको खींच रहा होगा mg फोर्स से ना, तो m को हम m ना मान करके nm कर दिया, है ना। क्यों nm कर दिया, क्योंकि एक ठो ईंटे का मास m था, n नंबर ऑफ ईंटे का मास nm हो गया, तो टोटल ईंटे का मास नीचे की तरफ अर्थवा उसको अपनी तरफ खींचेगा ना। तो फिजिक्स कहता है कि इसको उठाने के लिए हमको इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, जितने फोर्स से ये इसको नीचे खींच रहा है उतना ही फोर्स हमको ऊपर की तरफ देना पड़ेगा। तो एन एम जी फोर्स हमको ऊपर देना पड़ेगा, यानी कि फोर्स रिक्वायर्ड इसको उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, एन एम जी चाहिए होगा, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एन एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि एच, तो एन एम जी एच क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, पक्का, तेज बोलो जरा सा, चलो शाबाश। तो बेटा एक काम करो, इसका सॉल्यूशन नोट डाउन करो, फिर करते हैं हम लोग क्या, दूसरा क्वेश्चन, चलो नोट डाउन करो। ओके बच्चों, आज मैंने केवल एक न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराया क्योंकि टाइम ओवर हो गया, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपने तरफ से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहना। आज हम लोगों ने वर्क ऑन एनर्जी को कंप्लीट सबमिट कर दिया है। न्यूमेरिकल्स के करने के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। बाय।